जॉन शोर, उसका नाम है जॉन शोर। कहीं कहीं इसके नाम के आगे सर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जॉन शोर नाम का व्यक्ति, इसका टेन्योर अगर हम देखेंगे तो 5 साल का था, 1793 से 1798 का। ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम कर रहा है ये किसको सक्सीड कर रहा है? कॉर्नवालिस को। मतलब इसके पहले कौन था? कॉर्नवालिस। जॉन शोर का जब भी नाम आता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट की बात उठी थी, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का जो ब्रेन चाइल्ड था, मतलब इसके दिमाग में परमानेंट सेटलमेंट की बात उठी थी, स्थायी बंदोबस्त की बात उठी थी, और उसको लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। और जॉन शोर के इसी काम की वजह से, यानी इसने इतना अच्छा सुझाव दिया और इसके जो कार्यशैली थी वो इतनी बढ़िया थी कि इसको प्रमोट किया गया एज अ नेक्स्ट गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस जाता है, उसके बाद जॉन शोर अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। ये जो व्यक्ति था ये अपनी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी के लिए जाना जाता था। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी हम लोगों ने एमसीक्यू में भी पढ़ा है। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी मतलब अहस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, इसका मतलब क्या? हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेयर करना। दो लोगों की बात है, बीच में हम भी घुस जाए कि भाई क्या बात हो रही बताओ, इसे होता है इंटरफेयर करना या इंटरवेंशन करना, और हस्तक्षेप करना कहते हैं। और अगर दो लोग बात कर रहे हो और हम उनसे मतलब नहीं रखे, भाई आप दोनों की बात है, आप दोनों की लड़ाई है, आप दोनों का मसला है, आप दोनों निपटिए, मैं नहीं आऊंगा बीच में, इसे कहते हैं नॉन इंटरवेंशन। मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो ये जो व्यक्ति था ये अपनी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी के लिए जाना जाता था। लेकिन ठीक है भाई, आप दो लोगों की लड़ाई है, दो लोगों के बीच में विवाद है, तो आप बीच में नहीं पड़े, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने किसी से वादा किया है कि भाई तुम पे कभी कोई खतरा आएगा तो मैं बीच में आऊंगा, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई लोगों के साथ ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन किया था। ऑफेंसिव डिफेंसिव मतलब अगर आपको किसी पे हमला करना पड़े तो हम आपका साथ देंगे, और आप पर कोई हमला कर दे तो हम आपकी डिफेंस में, आपके बचाव में आएंगे। ऐसी एक पॉलिसी साइन की गई थी हैदराबाद के साथ। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो कर्नाटिक वॉर के बाद हमने देखा था कि अंग्रेजों का एलाई हो गया था। एलाई मतलब उनका दोस्त हो गया था। तो हैदराबाद के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा या हैदराबाद निजाम के ऊपर कोई अटैक करेगा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का धर्म है या उनकी ड्यूटी है कि भैया वो उसे प्रोटेक्ट करे हैदराबाद को। या हैदराबाद किसी पर अटैक करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसके साथ अपनी आर्मी लगाएगी कि ठीक है हम अटैक करेंगे। इस तरह हमने देखा था रोहिल्ला वॉर में, अवध पे अटैक कर दिया था रोहिल्ला वालों ने, तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी आर्मी लगाई थी कि भाई ठीक है जाइए, क्योंकि ऑफेंसिव डिफेंसिव लाइन इन्होंने कई लोगों के साथ साइन की रखी थी। इस तरह एक डिफेंसिव अलायंस साइन करके रखा था इसने हैदराबाद के साथ। लेकिन 1795 में क्या होता है, जैसा कि हम देखें कि ये जो मराठा है, मराठा के जस्ट नीचे हैदराबाद का एरिया आता है, मतलब पड़ोसी हैं दोनों। तो मराठा जो होते हैं वो हैदराबाद पे अटैक कर देते हैं। 1795 में खरदा नाम की जगह पे अटैक होता है, इसलिए इसे कहते हैं बैटल ऑफ खरदा। यह खरदा का युद्ध 1795 में होता है, और ये इसके टेन्योर की बात है। तो जब मराठा अटैक करते निजाम पे, तो निजाम बोलता है कि साहब हमारी आपके साथ एक ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस है, यानी एक रक्षा नीति है कि भैया हम पे कोई अटैक करेगा तो आप हमें बचाएंगे। तो निजाम, ये हैदराबाद के जस्ट नीचे कौन सा इनका हेडक्वार्टर है? मद्रास का। तो ये बोलते हैं भाई मद्रास से अपनी आर्मी भेजिए, मद्रास प्रेसिडेंसी से हमें बचाइए। लेकिन जॉन शोर बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा, मुझे मतलब नहीं तुम लोग मरो जियो जो भी करो, मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाता हूँ। जैसे हमने बोला साहब वो तो ठीक है, लेकिन आपने करार किया हुआ है, आपने ट्रीटी साइन की हुई है, हमारे साथ संधि है, कागज में लिखा हुआ है, तो ये बोलता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी लिखा हूँ कागज में मैं नहीं मानता, ये हमसे पहले वाले लिख के गए हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। तो ये इसलिए बड़ा इनफेमस हो गया था, बड़ा अलोकप्रिय हो गया था अपने टेन्योर में, क्योंकि भाई आपने किसी के साथ वादा किया है और आपने वादा खिलाफी कर दी। ठीक है, तो बैटल ऑफ खरदा में निजाम जो होता है हार जाता है, मराठा जीत जाते हैं। असल में इसके पीछे भी एक थोड़ा सा पैसे वाला कारण था कि मराठा चौथ सरदेशमुखी लिया करते थे। तो जो हैदराबाद का एरिया था वहां भी इन्होंने कई बार रेड किया था, और उन्होंने बोला था भाई इतना इतना पैसा हमको लगेगा। तो निजाम ने तो पहले बोल दिया ठीक है हम देंगे,
लेकिन निज़ाम देता नहीं था, क्योंकि निज़ाम को लगता था मेरा दोस्त कौन है, अंग्रेज है, और अंग्रेज जब मेरा दोस्त है तो मैं किसी को 1 रुपया क्यों दूँ। तो मराठाओं ने बहुत तगादे किए इनसे कि भैया तुम्हारा चौथ सर देशमुख का पैसा कुछ बाकी है, दे दो। कुछ 50 लाख रुपए बाकी था। इसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा, जो करते बने कर लो। तो 1795 में अटैक कर दिया गया, और जब अटैक हुआ, नाना फडणवीस के समय की बात है ये, जब अटैक हुआ तो मराठा हावी हो गए इन पे, और निजाम ने अपने दूत भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास वाले ऑफिस में कि सर बचाइए। जॉन शोर ने बोला हम नहीं बचाएंगे। इसमें निजाम की बहुत बुरी हार होती है, उसका बहुत बड़ा एरिया मराठा ले जाते हैं, बहुत सारा पैसा ले जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इससे निजाम का दिमाग घूम जाता है, बोलता है यार ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, हमने इनका साथ दिया, हम इनके कहने पे चले, और ये लोग तो भैया हमको धोखा दे रहा है। तो निजाम इस बैटल के बाद, अब ये आप लोग मुझे बताएं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन कौन सी यूरोपियन कंट्री है इस समय भारत, उस समय इंडिया में? फ्रांसीसी। फिर से बोलिए। फ्रांसीसी। फ्रांस, है ना? जी। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से इनका मोह भंग होगा तो ये निजाम किसकी ओर निकलेगा? फ्रांस की ओर निकलेगा। और इस समय देखो, इस समय टीपू सुल्तान जिंदा है, और टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? फ्रांस। तो बैटल ऑफ खरदा के बाद से निजाम जो होता है वो फ्रांसीसियों का दोस्त बन जाता है। और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा तो उसमें निजाम चाहता कि मैं सपोर्ट करूं किसका? टीपू सुल्तान का। लेकिन आप लोग मुझे कोई बताएगा कि निजाम ने सबसे पहले सब्सिडी लाइन साइन की थी, उसका ईयर क्या था? 98, 1798। वेरी गुड। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई निजाम से को हमने छोड़ दिया, ये निजाम हमसे खफा है, ये फ्रांसीसियों का दोस्ती कर रहा है, और जब हम टीपू से लड़ेंगे तो हमें मराठाओं को, निजामों को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब टीपू की तरफ हो जाएंगे और हम हार जाएंगे। इसलिए देखिए, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के पहले ही इससे सब्सिडी लाइन साइन करवा ली कि भाई निजाम तो लिख के दे कि भाई तेरी आर्मी नहीं रहेगी, अब हमारी आर्मी आएगी, और हमारी आर्मी का पैसा भी तू देगा। सब्सिडी लाइन पहले से साइन करवाई। तो ये बैटल ऑफ खरता मेरा बताने का ये उद्देश्य है। कभी आपसे पूछा जाए कि जॉन शोर प्रसिद्ध था अपनी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के लिए, तो एक एग्जांपल बताइए कि कब जॉन शोर की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी उसने अप्लाई की भारत में। तो आप बैटल ऑफ खरदा का एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें निजाम को प्रोटेक्ट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जॉन शोर था उस समय का गवर्नर जनरल, उसने वादा खिलाफी की, मुकर गया कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, और जिसकी वजह से बैटल ऑफ खरदा में निजाम की बहुत बुरी हार होती है। वो पैसे से, लैंड से, और अपनी इज्जत सबसे हाथ धो बैठता है। और इसके बाद से ही निजाम फ्रांसीसियों का एलाई हो जाता है, और यही एक मेन कारण भी रहता है कि निजाम सबसे पहला शिकार बनता है सब्सिडी अलायंस का, क्योंकि अंग्रेजों को दिख जाता है कि भाई निजाम तो है अपने हाथ से जा रहा है, ये तो फ्रांसीसियों का दोस्त हो रहा है। तो पहले से ही बोलता है सबसे पहले किसको निपटाओ? निजाम को ही निपटाओ। और फर्स्ट जो जिसे कहते हैं शिकार है, वो कौन रहता है? सब्सिडी अलायंस का निजाम रहता है। तो बैटल ऑफ खरदा आपको ध्यान रखनी है। बैटल ऑफ खरदा इसकी जॉन शोर की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो क्लियर सभी को? सर तो 1798 में वेलेस्ली आ जाता है, हाँ, आ जाता है तो जॉन शोर के बाद वही सब्सिडी जी। अलायंस साइन करवाता है। 1798 से 1805 तो पहले चली रहेगा, 7 साल। ओके सर। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर। वेयर इज खरदा लोकेटेड? अब ये आप लोग छोड़ो यार, गूगल मैप में खरदा कहाँ है? यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि वॉज रेवेन्यू एडवाइजर टू हेस्टिंग्स एंड मैन बिहाइंड कॉर्नवालिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्लान। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय से काम कर रहा है, उसके अंडर में काम किया। फिर कॉर्नवालिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था, जो उसका लैंड रिफॉर्म्स था, उन सब में इसने उसका क्या किया? बड़ा सहयोग किया, इसलिए बड़ा चहेता हो गया था ये। कॉर्नवालिस वैसे ही चाहता था ब्रिटेन के राज परिवार का। और जब कॉर्नवालिस से पूछा गया भाई आप जा रहे हैं, आपके बाद अगला कौन आएगा, तो उसने बोला कि भैया इस व्यक्ति को बनाओ यार, ये बड़ा अच्छा आदमी है, हेस्टिंग के साथ काम किया है और मेरे बड़ा सहयोग किया इसने। इसलिए ये जॉन शोर जो है 5 साल के लिए क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जॉन शोर के बारे में कुछ और देख लेते हैं, अगर है तो कुछ, है ना? ये मैंने विकिपीडिया का पेज खोला, अभी आपको शेयर करता हूँ मैं इसको।
ये विकिपीडिया का पेज शेयर हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये जो व्यक्ति है इसके बारे में लिखा है कि ऐसा रेवेन्यू ऑफिशियल इसने काम किया है यहाँ पे। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिशियल मैंने बताया कि वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में, यहाँ पे लिखा ना हेस्टिंग के अंडर में भी काम किया है। उसके बाद ये जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, यानी अपना कॉर्नवालिस, उसके अंडर में काम किया है। ये मैं आपको विकिपीडिया का पेज दिखा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट रहा हो। और ऐसा गवर्नर जनरल हम देखेंगे तो कोई बड़ा काम इसने नहीं किया है। आपको बैटल ऑफ खरदा इसमें याद रखना है। ठीक है, ये मराठा को महारट्टा लिखा जाता है, एक्चुअल में हम लोग मराठा बोल देते हैं। ठीक है, ये निजाम ऑफ हैदराबाद की कहानी है। ये सब कहानी यही लिखी कि निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ क्या हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो विकिपीडिया भी इसके लिए सिर्फ एक पैराग्राफ लिखता है, इसने ज्यादा बड़ा काम किया ही नहीं। खैर, तो ये खत्म हो गया जॉन शोर का चैप्टर। जॉन शोर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। इसके समय बैटल ऑफ खरदा हुआ था जिसमें निजाम की बहुत बुरी हार हुई थी मराठाओं के हाथों, और निजाम को बचाने का दायित्व अंग्रेजों का था, लेकिन जॉन शोर की हस्तक्षेप की नीति के कारण निजाम हार गया। ये जॉन शोर वॉरेन हेस्टिंग के अधीनस्थ काम कर चुका है। उसके सबऑर्डिनेट और कॉर्नवालिस के जितने रिफॉर्म्स हुए उसमें उसका एज एडवाइजर काम किया है। और जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त, वो इसके दिमाग की उपज थी। तो ये बस अपना जॉन शोर के बारे में याद रखिए। नाम था शोर, लेकिन इसने शोर ही नहीं मचाया, क्योंकि इसकी पॉलिसी क्या थी, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी। तो नाम शोर है लेकिन काम उल्टा किया इसने। क्लियर सभी को? Yes, sir. तो अब चलते हैं वेलेज़ली के बारे में। ठीक है, वेलेज़ली के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा है, हम लोगों ने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा है। तो बहुत कुछ आप वेलेज़ली के बारे में जानते हैं, और फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वेलेज़ली जो है, वेलेज़ली नाम का जो व्यक्ति है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो जीजी है उसका नाम है रिचर्ड वेलेज़ली, रिचर्ड वेलेज़ली। और इस समय जो आर्मी कमांडर है उसका नाम है आर्थर वेलेज़ली। जीजी का ये छोटा भाई है, मतलब बड़ा भैया क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। छोटा भैया क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी कमांडर। तो ये जो आर्थर वेलेज़ली है, यही आपको मिलेगा एंग्लो मराठा वॉर में। कौन से एंग्लो मराठा वॉर में मिलेगा मैं नहीं बताऊंगा, यही आपको मिलेगा एंग्लो मैसूर वॉर में। अब किस मैसूर वॉर में मिलेगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कोई हो तो मुझे चैट में रिप्लाई कर दे कि भाई इसके टेन्योर में The कौन सा fourth मराठा या मैसूर Anglo-Mysore वॉर हुआ। War. तो ध्यान रखना, आर्थर वेलेज़ली जो है वो उस समय का आर्मी कमांडर रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये आर्थर वेलेज़ली बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है इंग्लैंड का। यही आर्थर वेलेज़ली ने नेपोलियन को मारा था। नेपोलियन को मारा नहीं, मैं सॉरी, उसको पकड़ा था, हराया था। बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई थी 1815 में, उसमें इसी आर्थर वेलेज़ली ने नेपोलियन, महान नेपोलियन को हराया था। और ये जो रिचर्ड वेलेज़ली है, जो यहाँ से जीजी ऑफ बंगाल बन के रहता है, बाद में ये ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनता है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। मतलब दोनों भाइयों को आप देखो, एक छोटा भाई इतने सारे बड़े बड़े युद्ध लड़ता है, टीपू सुल्तान को मारता है, मराठाओं को हराता है, नेपोलियन को हराता है, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटेन का 2 बार, वो भी 2 बार प्रधानमंत्री बनता है। और ये जो रिचर्ड वेलेज़ली है, ये यहाँ से अपनी नौकरी करके 7 साल की, फिर कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, वहाँ पे फिर वहाँ का वित्त मंत्री बनेगा। ये दोनों छोटे बड़े भैया हैं। बहुत अच्छे, आप लोगों ने सही जवाब दिया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, बढ़िया। तो ये भूलना मत, रिचर्ड जो है, रिचर्ड वो है रहेगा जीजी ऑफ बंगाल, आर्थर जो रहेगा वो रहेगा सेनापति। ठीक है, तो ये एक मैप है। अब ये मैं मैप आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो रिचर्ड वेलेज़ली है,
ये अपनी सब्सिडरी अलायंस के लिए बड़ा ही बदनाम है। सब्सिडरी अलायंस आप लोग जानते हैं, इसका पहला जो शिकार है वो हैदराबाद बना था 1798 में। और सब्सिडरी अलायंस में क्या क्या होता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। मैंने एक लेक्चर दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको रिंग फेंस पॉलिसी बताई थी, सब्सिडरी अलायंस बताई थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताई थी। तो किसी को डाउट तो नहीं सब्सिडरी अलायंस क्या है, सैग संधि? नो सर। अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है सर। और अगर नहीं भी क्लियर हो तो वो वाला लेक्चर डाला है चैनल में, यूट्यूब वाले में, आप लोग देख लेना। तो हम लोग चल रहे हैं वेलेस्ली के बारे में पढ़ने के लिए। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, आर फॉर रिचर्ड, ध्यान रखना। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है 7 साल के लिए, 1798 से 1805 तक। सब्सिडरी अलायंस का मालिक मतलब श्रेय इसी को जाता है। और सब्सिडरी अलायंस की वजह से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है उसको लगभग 3 गुना कर दिया था, 3 टाइम्स कर दिया था। इसके आने के पहले जो एरिया था और इसके जाने के बाद जो एरिया था उसमें लगभग 3 गुना का अंतर था। आप लोगों की सहूलियत के लिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 4th एंग्लो मैसूर वॉर ने इसे टीपू सुल्तान को मारा। 2nd एंग्लो मराठा वॉर में इसने सिंधिया होलकरों को हराया, सब हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ पे जो मेन लीड कौन कर रहा होगा, आर्थर वेलेस्ली, जो इसका छोटा भाई है, लेकिन ऐसा क्या है, कमांडर। ध्यान रखना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन चीज है कि भैया धीमे से सवाल पूछेगा कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर में किसके नेतृत्व में लड़ा गया, और उसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे, रिचर्ड कॉली वेलेस्ली भी, आर्थर वेलेस्ली भी। तो ध्यान रखना, अगर नेतृत्व पूछेगा किसकी लीडरशिप में लड़ा गया तब तो आर्थर वेलेस्ली आएगा। लेकिन पूछेगा 4th एंग्लो मैसूर वॉर में कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, तब आपको आएगा जवाब रहेगा रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है। और 2nd एंग्लो मराठा वॉर के बाद से ही एक तरह से इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। लेकिन मैंने सब्सिडरी अलायंस के कई सारे स्टेप आप लोगों को बताए हैं। तो शुरुआत तो 2nd एंग्लो मराठा वॉर से ही हो गई थी, लेकिन जो फाइनल सब्सिडरी अलायंस है, मतलब इसके बाद आपका कुछ रहता ही नहीं है, वो 3rd एंग्लो मराठा वॉर के बाद होगी। और 3rd एंग्लो मराठा 1818 में हम देखेंगे जो मेन जो पेशवाई है, मतलब बाजीराव सेकंड ही ने ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। 1818 के बाद पेशवाई खत्म हो गई है, और 1818 के बाद से ही मराठाओं का जो कॉन्फेडरेसी है वो खत्म हो गई है। और 1818 के बाद से जो पेशवा है वो पेंशनर हो गया, और उसको बिठूर भेज दिया जाता है। कहाँ? कानपुर के बाद बिठूर। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, टीपू सुल्तान को इसने मारा है। आप लोगों ने इसका थोबड़ा देख लिया है। इसने 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया। अब भले आप ये एक्ट भूल जाओ क्या है, वक्त भूल जाओ क्या है, लेकिन ध्यान रखना इसने किया क्यों था। 1789 में क्या हुआ था? यूरोप में कहीं रिवॉल्यूशन हुआ था? कोई बताएगा मुझे? यूरोप में कहीं किसी देश में रिवॉल्यूशन हुआ है क्या? क्रांति? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बढ़िया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से टीपू सुल्तान बड़ा इंस्पायर था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, और हमारे संविधान में भी हमने इन शब्दों को यूज किया है, प्रियम्बल में इन शब्दों को यूज किया है। तो दुनिया इंस्पायर थे कि भाई बंधुत्व की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, है ना, सबको जैसे कहते हैं स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो बहुत क्रांतिकारी उस समय का ये थॉट था। तो दुनिया भर के देशों को लग रहा था कि कहीं ये फ्रांसीसियों का जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो हवा है, ये कहीं हमारे देश में ना आ जाए। और कैसे आएगी भाई? फ्रांस में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे? उस समय व्हाट्सएप टेलीग्राम तो था नहीं, टीवी भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या था? प्रेस, यानी अखबार छपा करते थे, मैगजीन छपा करती थी। और पुर्तगाली जो है वो जनक माने जाते हैं। किसके? जो आपका टाइपराइटर है, सॉरी, प्रिंटिंग प्रेस का जनक माने जाते हैं पुर्तगाली। और हमारे देश में जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने गोवा में जो पहली किताब प्रिंट की थी वो गीता थी, सॉरी बाइबल थी। ठीक है। तो इसने बोला कि यार ये फ्रांसीसी जो लोग हैं इनकी क्रांति हो गई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, और हमने इस देश को गुलाम बना के रखा है, भारत को। कहीं यहाँ के लोग फ्रांसीसी क्रांति से ज्यादा मोटिवेट ना हो जाए और हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे। तो 1799 में इसने क्या किया? इसने सेंसरशिप लगा दी, एक तरह की रोक लगा दी
कि भैया जो भी अखबारों में छप रहा है, उस समय कई सारे अखबार छपा करते थे, तो जो भी अखबारों में छप रहा है उसमें प्री सेंसरशिप है, मतलब जो भी छपेगा, जैसे मान लीजिए मेरा एक अखबार निकलता है उर्दू में, फारसी में, बंगाली, किसी में भी, तो उसकी पहली कॉपी जाएगी इसके ऑफिस में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऑफिस में जाएगी। वो उसको पढ़ेंगे, चेक करवाएंगे, अगर उनको लगता है कि इसमें जो बातें लिखी हैं वो सब बढ़िया है, हमारे खिलाफ कोई बातें नहीं है, कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें नहीं है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो उन बातों को काट दिया जाएगा। सेंसरशिप मतलब जैसे फिल्म में भी रिलीज होती है तो एक सेंसर बोर्ड है, वो चेक करता है भैया इसमें कौन से सीन अच्छे हैं बुरे, वैसे इसने प्री सेंसरशिप लगा दी। और इसको डर क्या था कि फ्रेंच की जो बातें हैं वो ना यहाँ पे आ जाए। दूसरा, उस समय आप देखो, इस समय नेपोलियन बोनापार्ट फुल फॉर्म में चल रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट को बुला रहा है टीपू सुल्तान, तो उसको ये भी डर था कि कहीं नेपोलियन की आर्मी यहाँ पे आ जाए और हमारे लोग जो है, इंडियन लोग, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पहले से अवगत रहे, तो वो सिंपैथाइज करेंगे नेपोलियन के साथ, और वो नेपोलियन के साथ मिलकर हम लोग को खत्म कर देंगे। जैसे टीपू सुल्तान क्या था, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि उसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। वो अपने आप को सिटीजन टीपू कहता था, उसने जैकोबनी क्लब की सदस्यता ली हुई थी। तो इनको ये डर था कहीं भारतीय लोग, आम लोग भी फ्रांसीसी क्रांति से इतने ज्यादा इंस्पायर ना हो जाए, कल को जब नेपोलियन अटैक करे हम पे तो ये लोग इसका ही साथ देके हमको खत्म कर दे या हमको भगा दे। तो पहला इसको डर दिया था कि फ्रेंच इन्वेजन ना हो जाए, नेपोलियन यहाँ पे आके अटैक ना कर दे, और दूसरा फ्रांसीसियों की जो अच्छी अच्छी बातें वो यहाँ के लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ये लोग भी क्या शुरू कर देंगे, आजादी आजादी। 1799 में से टीपू सुल्तान को मारा, एक साल जब बीता, 4 जुलाई शायद डेट है उसकी, जैसे एक साल बेटा तो उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव रखवाई। फोर्ट विलियम कहाँ है आप लोग जानते हैं, सतनाती गांव है कलकत्ता में, वहां पे है, और वहां पे इसने कॉलेज की स्थापना इसलिए करवाई, पहला तो ये एनिवर्सरी मना रहा था कि मैंने एक साल पहले टीपू सुल्तान को मारा था, उसकी एनिवर्सरी मना रहा था, इसलिए उसने स्थापना करवाई यहाँ पे कॉलेज की। दूसरा, वो चाहता था कि जो भारत है या आसपास के जो देश है, मतलब जो एशिया देश है, एशियन देशों का जो कल्चर है उसकी पढ़ाई को बोला जाता है ओरिएंटल स्टडीज। आप लोगों ने सुना होगा ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, ओरिएंटल स्कूल के नाम से भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज मिलते हैं आपको। ओरिएंटल मतलब होता है एशिया, एशिया लोग को ओरिएंटल कहते हैं। तो इसने बोला कि भैया हमें भारत में रूल करना है, हम भारत के आसपास के जो देश है वहाँ रूल कर रहे हैं, हमें ऑफिसर्स चाहिए। अभी क्या होता था, सारे ऑफिसर जो थे उनकी ट्रेनिंग लंदन में होती थी, लंदन में होती थी ट्रेनिंग। तो इसने बोला कि नहीं नहीं, हम लंदन क्यों भेजा करेंगे, लंदन जैसा ही कॉलेज हम भारत में बना देते हैं, हम जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भारत में ट्रेन किया करेंगे। तो इसकी ये सोच थी कि भैया हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, एक ट्रेनिंग कॉलेज खोलेंगे, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं सेना कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स, वो ट्रेनिंग भी यही लिया करेंगे, लंदन क्यों जाए, ये इसकी सोच थी। लेकिन जो लंदन वाले लोग थे या जो ब्रिटेन के राज परिवार के लोग थे, संसद के लोग थे, उनको लगा कि यार अगर ये भारत में ही ट्रेनिंग करेंगे यहाँ के लोग, यज्ञेश कह रहे सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप मतलब होता है काट छाट, रोका टोका, टोका टोकी, कि भैया आप क्या अखबार में छाप रहे हैं, ये इस न्यूज को हटा दीजिए, इस न्यूज को डाल दीजिए। ऐसा कोई भी अखबार छपेगा, कोई भी मैगजीन छपेगी तो पहले हमारे पास आएगी, हम उसमें देखेंगे कहीं अंग्रेजों के खिलाफ तो कोई बात नहीं है, कहीं फ्रांस रिवॉल्यूशन की तो कोई बात नहीं है, उनके थॉट्स की तो कोई बात नहीं है। उस समय बहुत यूरोपियंस थिंकर्स थे उनके, जैसे रोसो था उस समय, जॉन लॉक था, इन लोगों की बात लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही थी। तो ये सब चीज एक तरह से सेंसरशिप का तरीका था कि भैया जो भी पेपर में छपे, अखबार में छपे, वो पहले हमें पता होना चाहिए, और हम तय करेंगे कि ये न्यूज छपनी है, ये न्यूज नहीं छपनी। ठीक है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसने ये अच्छा सोचा था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने में वेलेस्ली ने कि भैया हम यहीं पे ट्रेनिंग कराएंगे, हम लंदन क्यों भेजें। लेकिन लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी या वहाँ का ब्रिटेन का राज परिवार या वहाँ की संसद ने सोचा अगर हमारे ऑफिसर्स भारत में ही ट्रेनिंग करेंगे तो कुछ ज्यादा भारतीय आपा आ जाएगा उनके अंदर, उन्हें भारत पसंद आएगा, कहीं वो ज्यादा इंडियंस के प्रति संवेदनशील ना हो जाए, सिंपथाइज ना करना शुरू कर दे। तो धीमे धीमे इसकी फंडिंग कम होती गई, लगभग 1840 आते आते इसकी फंडिंग जीरो हो गई थी। तो ये कॉलेज कभी भी पूरी तरह चल नहीं पाया, बन नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि नहीं, हमारे ऑफिसर्स लंदन में आए, लंदन में ट्रेनिंग करें, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग करें, ज्यादा भारत में रह के भारतीयों की मिट्टी की उनको हवा न लग जाए। फिर भी इसने शुरू इसलिए किया था कि एक साल मना रहा था, ये टीपू सुल्तान को मारने की फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा था, इसलिए इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। कहाँ पे करवाई होगी, कोलकाता में या कलकत्ता में। ये जो मैंने अभी स्क्रीन में लिखा है सब क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir.
रिप्लाई करिए। जी सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये रहा वेलेसली के बारे में। वेलेसली के बारे में और आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने सब्सिडियरी लाइन्स पढ़ाई है पूरी, वो पूरी वेलेसली के ऊपर है। मैंने एंग्लो मराठा वॉर सेकंड पढ़ाया है, वो वेलेसली का पार्ट हो गया। मैंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ाया है, वो वेलेसली का पार्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी चीज़ आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ बता दी है। पुराना जो पढ़ा है इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी। ये सब्सिडियरी, और मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना उस चीज़ को, फिर पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि विकिपीडिया क्या कहता है। विकिपीडिया की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सब मैंने बताया कि जीजी ऑफ बंगाल है 1798 से 805, उसका फॉरेन सेक्रेटरी रहता है। ठीक है, और इसने मैसूर को जीता, टीपू सुल्तान को मरवाया, ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। 5वां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। इसका एक और नाम है मार्क्विस वेलेसली, चाहो तो याद रखो या भूल जाओ। ठीक है, और देख लेते हैं। इंडिया में देख लेते हैं, वर्क इन इंडिया बस। मैं इसलिए स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ छूट जाए मुझसे, क्योंकि वैसे तो कुछ छूटेगा नहीं, फिर भी एक बार आप लोगों की तसल्ली कर लूँ, ये ऐसा तो नहीं कुछ छूट जाए, क्योंकि विकिपीडिया भारत का तो है नहीं, तो ये लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, अपने लोगों का तो गुणगान अच्छे से करेंगे। ठीक है, 1798 में आया, अराइवल हुआ, टीपू सुल्तान को मारा, उसके बाद फ्रांस में गया, वहाँ दिक्कत की, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ उसने उसकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड मतलब क्या? फर्स्ट स्टेप वाज द ऑर्डर ऑफ डिसबैंडमेंट ऑफ फ्रेंच ट्रूप्स। मतलब उसने बोला आपके यहाँ, हैदराबाद से बोला जो आपके यहाँ फ्रांसीसियों की आर्मी है उसको बंद करिए, अपनी आर्मी बंद करिए। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधे सीधे ये लाइन किसके बारे में बोली? 1798 की सब्सिडियरी लाइन्स के बारे में बात बोल ली। ठीक है, इसने मैसूर को कैप्चर किया, श्रीरंगपट्टनम 4 मई की बात है, 4 मई को मारा था उसको। ठीक है, ये सब सारी बात इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके भाई की बात की है, आर्थर की। या आर्थर वही वेलेस्ली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सब कहानी है, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फोर्ट विलियम के बारे में बात है यहाँ पे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात है। ठीक है, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने की शुरुआत ये कर रहा था, और चाह रहा था कि भाई हमारे लोगों को ट्रेनिंग यहीं पे मिले। ठीक है, सब आप लोगों को पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। आज आप लोग जब क्लास खत्म होगी, जब समय मिलेगा ना, तो एक बार आप लोगों को सब्सिडियरी लाइन्स वाला लेक्चर देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है जो आपके पास है। आपको एक एंग्लो मराठा वॉर देख लेना है एक बार आप लोगों को एंग्लो मैसूर वॉर देख लेना, ये सब चीज़ देख लेना। इससे क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा, आपका पूरा वेलेस्ली कंपाइल हो जाएगा। अगला जो व्यक्ति आता है उसका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। और जो जॉर्ज बार्लो है, इसके टाइम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो हम बात कर लेते हैं। इस व्यक्ति के टेन्योर में ना क्या हुई है, वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी। वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर और नेल्लोर, इनको जुड़वा शहर कहते हैं।
वेल्लोर और नेल्लोर को जुड़वा शहर कहते हैं। नेल्लोर मतलब पुराना आरकॉट, पुराना आरकॉट है नेल्लोर। ये जो वेल्लोर म्यूटनी है, ये वेल्लोर विद्रोह है, इसे भारत का फर्स्ट सिपाही म्यूटनी कहते हैं। इसका मतलब भारत का पहला सिपाही विद्रोह, भारत का पहला सिपाही विद्रोह। ठीक है, हुआ क्यों था ये हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भैया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो कॉर्नवालिस था उसने टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, ऐसा वॉर इंडेमनिटी, और 1.5 करोड़ रुपए उसने उसी टाइम दे दिए थे। 1.5 करोड़ रुपए वो किस्त में दिया उसने ईएमआई में, और उसके चक्कर में उसके बच्चों को यहाँ पे रख लिया था। तो ये वेल्लोर नाम की जगह पे इसके बच्चों को रखा गया था 1792 से 1795 तक। इनके बच्चों को यहाँ पे रखा गया था, तब बच्चे छोटे थे टीपू सुल्तान के। फिर हमने देखा कि 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और टीपू सुल्तान के जो परिवार के बचे लोग थे उनको भी यहाँ पे डाल दिया गया, वेल्लोर की जेल में रख दिया गया। असल में जेल ऐसे नहीं सलाख थी, सलाखें उखलाखे नहीं थी, मतलब एक बड़ा सा किला था, बाकी नीचे कैदी रहते थे, और ऊपर एक बहुत बड़ा सा महल टाइप का इनको दिया था कि भैया है तो टीपू सुल्तान के बच्चे या उनके ही वंशज है। तो वेल्लोर में ये सब नजरबंद थे 1799 से, क्योंकि टीपू सुल्तान मर गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। अब क्या होता है, ये जो बॉर्लो आता है इसके समय एक छोटा सा कानून आता है कि भैया अब सबकी जो वर्दी है, भैया आप सब क्या है, आप सब सिपाही हैं, तो आपकी जो वर्दी है सबकी एक जैसे वर्दी होगी। मतलब दूर से अगर हम सबको देखो तो एक जैसे लगनी चाहिए। जैसे आप कोई आर्मी पर्सनल को देखते हो, कोई टुकड़ी देखते हो, एनसीसी की परेड देखते हो, 26 जनवरी की परेड देखते हो, तो आपको लगता है ना दूर से कि एक जैसे सब लिख रहे हैं, एक जैसे हाइट है, एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसे चाल है। तो बॉर्लो ने एक नियम निकाला था कि भैया आप सारे सिपाहियों का जो वर्दी है वो एक जैसी हो जाएगी। ठीक है भाई, वर्दी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वर्दी तो ठीक है। उसने अगली बात इसने क्या बोली कि भैया जो हिंदू है वो अब तिलक नहीं लगाएगा, चोटी नहीं रखेगा, थोड़े बाल बड़े नहीं रखेगा। जो मुस्लिम है वो दाढ़ी नहीं रखेगा, वो टोपी नहीं लगाएगा। मतलब कुल मिला के सबको हमें एक जैसे दिखाना है। जो सिख है वो अपने केश काटेगा, क्योंकि भाई सबको टोपी पहनानी है, और टोपी पहनानी है तो भाई सब एक जैसे दिखे, सब क्लीन शेव रहे। मतलब कुल मिला के ये चाह रहे थे बार्लो कि सारे सिपाही मेरे एक जैसे लगे। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम के मन में क्या बात आई कि यार ये तो हमारे धर्म पे अटैक कर रहा है, ये तो हमको बोल रहा है तिलक मत लगाओ, जनेऊ मत पहनो, ये तो हमको बोल रहा है दाढ़ी मत रखो, टोपी मत पहनो। मतलब ये लोग, हम इनकी नौकरी क्या कर रहे हैं, ये हमारा धर्म बदल देंगे और धीमे धीमे कल को हमें कन्वर्ट कर दे, ये तो हमारे धर्म परिवर्तन की तरफ पहला कदम है। तो भड़क गए, ये सिपाही भड़क गए, और इनको भड़काया किसने, ये टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे जो अब बड़े हो चुके थे, उन्होंने इनको भड़काया कि हाँ यार ये अंग्रेज बड़े बेकार है, ये धर्म परिवर्तन कर देंगे तुम्हारा, तुमको मांस भी खिलाएंगे, बहुत कुछ और बोला। तो जो वेल्लोर मिटनी हुई थी, ये सिपाही विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, टीपू सुल्तान के बेटों के नेतृत्व में हुआ था, उनके लीडरशिप में हुआ था। और एक दिन ही चला ये विद्रोह, एक दिन ही चला, लेकिन उस एक दिन के विद्रोह में 200 अंग्रेजों को मार दिया था इन लोगों ने, और पूरे वेल्लोर का जो किला उला था उसको जीत लिया था, और जो कैदी थे उनको छुड़ा दिया था। लेकिन एक दिन चला, लेकिन इससे अंग्रेजों की नींव हिल गई कि यार ऐसा भी हो सकता है, इतनी एक्टिवली और इतने ब्रूटली हम पे अटैक हो सकता है। एक तरह का ये तो एम्बुश लगा के मार दिया गया हम लोगों को, मतलब घेराव करके मारा गया। तो वेल्लोर मिटनी को पहला सिपाही विद्रोह कहा जाता है। वेल्लोर जो है वहाँ पे टीपू सुल्तान के जो बच्चे बच्चे थे, उनके परिवार थे, उनको रखा गया था, और उनके नेतृत्व में ये होता है। और शुरुआत होती है बार्लो का, जो एक नया कानून आता है जिसमें सिपाहियों के का जो वर्दी है, जो उनका पहनावा है, उसके लिए ये कानून था, जिसमें वो चाह रहा था कि जो भी रिलीजियस सिंबल्स हैं, जो भी धार्मिक चिन्ह है, वो उसको हटवा के सब एक जैसे लगे, सब एक यूनिफॉर्म लगे, और इसी में विद्रोह उठ गया। तो वेल्लोर म्यूटनी, बस बार्लो का नाम जब भी आए आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है वेल्लोर म्यूटनी इसके समय हुई थी, बस। इसने और कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। इसके कार्यकाल में यही बदनाम, एक दाग लगा कि इसके कार्यकाल में क्या हुई, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ, या वेल्लोर की म्यूटनी हुई। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, तो ये 1806 में होता है।
1817 में भी एक विद्रोह होगा, उड़ीसा में होगा, जिसे पाइका विद्रोह कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइका विद्रोह। अभी तक हम ये मानते आ रहे थे कि 1857 का जो क्रांति है, तो एक व्यक्ति है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये इनकी किताब का टाइटल था। तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका ये मतलब है कि क्या इसके पहले भारत में कभी कोई संग्राम नहीं हुआ, या इसके पहले भारत में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई? हम लोग इसलिए रटते आ रहे थे कि वीर सावरकर ने एक किताब लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसलिए हम लोग पढ़ते आ रहे थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने बोला नहीं, 1817 में एक पाइका विद्रोह हुआ है उड़ीसा में, बताऊंगा ये क्या हुआ था इसमें। इसको हम मानेंगे अब से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब हम 57 से 17 में आ गए, कितने साल कूद गए हम? 40 साल कूद गए। और अब साउथ इंडिया वाले बोलते नहीं भाई ये भी गलत है, वेल्योर मिठनी को मानो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी मेंस में फंसो, इंटरव्यू में फंसो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कभी कोई बोल दे कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1857 की क्रांति को कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, वीर सावरकर ने एक किताब लिखी थी, इसका टाइटल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बस इस वजह से हम लोग बोलते चले आए। लेकिन ऐसा कहीं सरकार ने ऑफिशियली कहीं गैजेट में लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन से साइन होकर आया कि 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, क्योंकि इस क्रांति के लगभग 70 साल पहले 1770 में सन्यासी विद्रोह हो चुका है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सन्यासी विद्रोह क्या, मतलब सोचिए रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले भी सन्यासी विद्रोह हो चुका है यहाँ पे, और उसमें भी अंग्रेज लोगों की जान गई थी बहुत सारी। तो आप लोगों को बार्लो के बारे में ध्यान रखना है, वेल्लोर म्यूटिनी, और वेल्लोर और नेल्लोर जुड़वा शहर है, ठीक है? क्लियर है सभी को? ये जो स्क्रीन में लिखा है सब क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर यस सर। अच्छा, अभी हम लोग पिछली क्लास में बात किया था कॉर्नवालिस के बारे में, और हमने बोला था इस आदमी ये बेचारा यही मर गया। कहाँ मरा है, कहाँ दफन है कॉर्नवालिस, कोई बताएगा मुझे? सर गाजीपुर में। गाजीपुर। गाजीपुर में, ठीक है। तो कॉर्नवालिस बड़ा चहेता था। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक यहाँ रहा, वापस चला गया। बहुत चहेता था ये ब्रिटेन का। अच्छा काम किया था इसने। जब वेलेजली जाता है, हमने देखा वेलेजली का टाइम पीरियड 1798 से 1805, तो कॉर्नवालिस को फिर से अप्रोच करते, भाई कॉर्नवालिस जाओगे क्या भारत? चले जाओ यार, चले जाओ भारत, तो अच्छे आदमी हो। कॉर्नवालिस बोलता है ठीक है चला ही आता हूँ। तो कॉर्नवालिस वेलेजली के बाद भारत आया था एज गवर्नर जनरल, लेकिन शायद 1-2 महीने ही रह पाया, उसके बाद मर गया यहीं पे। तो फिर सर जॉर्ज बार्लो आया, क्योंकि इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट कहाँ मिलता है भाई। अब कॉर्नवालिस को भेजा था, कॉर्नवालिस मर गया, इतने बड़े पद में किसी को बैठाना है, इसलिए इसको 2 साल तक सिर्फ एक्टिंग बनाया रखा। एक्टिंग मतलब तुम कंप्लीट 100% गवर्नर जनरल नहीं हो भाई, तुम एक्टिंग हो, तुम सब काम अपने मन से मत कर लेना। बेचारा 2 साल तक एक्टिंग गवर्नर जनरल रहा, 2 साल तक, क्योंकि रिप्लेसमेंट ढूंढना था भाई। भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना है किसी को, तो अच्छा आदमी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखना कि वेलेजली के बाद कॉर्नवालिस आया था। मैंने बोला था शायद पिछली क्लास में कि कॉर्नवालिस एक बार और आएगा यहाँ पे, लेकिन आएगा फिर यही मर जाएगा, दफन हो जाएगा। तो बार्लो 2 साल तक ऐसा क्या था, एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सब इसमें है कहानी वेल्लोर मिटने की, ठीक है। फर्स्ट लार्ज स्केल मिटनी बाय इंडियन ट्रूप्स, टीपू सुल्तान के बच्चों ने इसको लीड किया था, ठीक। तो यहाँ पे वही बातें हैं कि भैया जो लोग पगड़ी लगा रहे हैं, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, हिंदू भी पगड़ी लगाता है, मुस्लिम भी टोपी पहनता है, और सिख भी पहनता है, जो सिर के ऊपर रखे हम साफा, उसे टर्बन कहते हैं। तो ये बोल रहे थे अंग्रेज नहीं, सब सब हेलमेट लगाओगे, ब्रिटिश हेलमेट लगाओगे, सबका ड्रेस कोड रेगुलेट होगा, और ये सब कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया था, और इसकी वजह से लड़ाई हो गई थी कि भैया तुम तो हमारा धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में बैठे हो।
एक बार इसको पढ़ लो, ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। और मैसूर का झंडा भी लहरा दिया गया था यहाँ पे। जैसे हमने देखा था कि लाल किले में किसान लोगों की जब रैली निकल रही थी तो उन लोगों ने भी अपना एक झंडा फहरा दिया था लाल किले में, वो बाद में उतार लिया गया। वैसे इनका भी झंडा फहरा दिया गया था, मैसूर की का जो झंडा था टीपू सुल्तान का, उसको भी वेल्लोर के किले में फहरा दिया गया था, लेकिन बाद में उतार लिया गया। तो 200 अंग्रेज लोग मारे गए थे इसमें। और बाद में आरकॉट मतलब नेल्लौर से आर्मी आई गई, और नेल्लौर से आर्मी आ गई, आर्टिलरी कैवलरी आ गई, तो जो आपका विद्रोह है वो बंद हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे आपका सिपाही विद्रोह, जो फर्स्ट सिपाही विद्रोह था, ध्यान रखिएगा फर्स्ट सिपाही विद्रोह कौन सा है, वेल्लोर का। किसके टेन्योर में, बार्लो के टेन्योर में। रीजन क्या था, वो न्यू ड्रेस कोड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसने लीड किया था, टीपू सुल्तान के लड़कों ने। क्या रिजल्ट आया, एक दिन की मिटनी थी, 200 अंग्रेज सिपाही मारे गए, लेकिन उसको दबा दिया गया। क्लियर है सभी को? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. जो सिपाही इस विद्रोह में शामिल थे उनकी नौकरी हटा दी गई, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। टीपू सुल्तान के बच्चों को यहाँ से कोलकाता भेज दिया गया कि भैया तुम लोग निकलो यहाँ से। अच्छी बात थी कि इनके बच्चों को मारा नहीं गया था, लेकिन इनको यहाँ से इनकी पेंशन बन गए, कोलकाता भेज दिया गया कि आप लोग वहीं जाइए, वहीं रहिए। आप लोग अपने इलाके में रहेंगे तो यहाँ पे दिक्कत करते रहेंगे। वेल्लोर कभी भी आप जाएं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा किला, ये देखिएगा खम्बा मिलेगा, ये एक तरह का पिलर है जो कि वेल्लोर मिटनी के बारे में है। ऐसा पिलर आपको वेल्लोर पे दिखेगा। अगली कहानी है फर्स्ट अर्ल ऑफ मिंटो की। देखो हमारे देश में 2 मिंटो आए हैं, ये शायद दादा ही है, इसका ही नाती एक बार फिर आएगा गवर्नर जनरल बन के। तो ये मिंटो तो अभी आया है, और जो अगला मिंटो आएगा वो गांधी जी के टाइम पे आएगा, मोहल्ले मिंटो, रिफॉर्म वाला मिंटो है। तो इसकी कहानी अपन कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए दादा भी बना, जेजे ऑफ बंगाल, फिर नाती भी बना। तो 2 मिनटो ध्यान रखिएगा। एक मिनटो तो ये है, इसके समय पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जिसमें इसने मेटकाफ को भेजा था कि मेटकाफ जा रणजीत सिंह से बात करके आ भाई। और इसमें एक संधि होती कि सतलज नदी के ऊपर का जो पूरा हिस्सा है वो महाराजा रणजीत सिंह को बिलोंग करेगा, और सतलज नदी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करेगा। और इसी के समय नेपोलियन का खतरा बढ़ रहा था, और एक ट्रीटी हुई थी नेपोलियन और रशिया के बीच में। कोई मुझे बताएगा उस ट्रीटी क्या नाम था? 1807 में ट्रीटी हुई थी रशिया और नेपोलियन के बीच में। सर तिलसित की संधि। वेरी गुड। तिलसित की ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी में यह था कि भाई रशिया नेपोलियन एक साथ हो गए हैं, भारत में अटैक करेंगे। डरे डरे ये मेटकाफ को भेजता है, भाई मेटकाफ जब बात कर ले। तो फिर हमने रिंग फेंस पॉलिसी का एक एग्जांपल देखा था कि बीच में अपना एक बफर स्टेट बना लूं कि जब भी नेपोलियन अटैक करे तो सीधे हम पे अटैक ना करे, रशिया अटैक करे तो सीधे हम पे अटैक ना करे, बीच में रणजीत सिंह उसको मिल जाए, इसे बफर स्टेट कहते हैं। तो इनकी कहानी अपन कल देखेंगे, बहुत कुछ आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। आज की क्लास में किसी कोई डाउट है तो पूछ ले। आज की क्लास में किसी कोई डाउट? No, sir.